अपन भाई पिछली क्लास में कहाँ तक थे? गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे। इसमें अपने को जो आज जो पढ़ना था संगठन, संख्या, आवर्ती या व्यास, या फिर एक और एक पॉइंट ये पढ़ना था, एक पॉइंट पढ़ना था माध्य मुक्त पथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ मतलब एवरेज फ्री मीन फ्री एवरेज पाथ, मीन फ्री पाथ भी बोल सकते हैं या एवरेज पाथ भी बोल सकते हैं, जो भी है। ठीक है, कोलिजन नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या फिर डायमीटर। ठीक, ये पढ़ने से पहले अपने को जैसे पता तो होना चाहिए क्या है। हम गैसेस स्टेट में कब से पढ़ते ही आ रहे हैं क्या, कि जो भी गैस के अंदर अणु होंगे वो क्या करेंगे, गति, हमेशा गतिमान रहते हैं, एक दिशा में गति ही रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेग भी होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने अणुगति सिद्धांत पढ़ा था तब तक तो हमने क्या कहा था, उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसमें से जब अणु गति करते रहेंगे, माना ये अणु कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, सीधी दिशा में ही करेंगे अभी, ये तो अब क्या होगा, ये अणु आपस में टकराएंगे भी सही, कहीं ना कहीं टकराएंगे, उससे उनकी गतिज ऊर्जा में भी फर्क आएगा, कई चीज़ों में उनकी गतियों में भी फर्क आएगा, उनके वेग में भी फर्क आएगा। तो टकराएंगे, उस टाइम पर टकराने पर जो होगा उस टाइम उसका एक फॉर्मूला निकलेगा। ये टकराएंगे तो टकराना मतलब कॉलिजन, अब वो कॉलिजन नंबर यही निकलेगा। अब वो क्या था, इकाई समय में इकाई अणु गैस के इकाई आयतन में, गैस के इकाई आयतन में इकाई समय में इकाई अणु, कोई एक गैस के इकाई आयतन में विद्यमान समस्त अणुओं से कितनी बार टकराता है, वही क्या कहलाता है, उसका संगठन संख्या या कॉलिजन नंबर। क्या कहलाता है? संगठन संख्या या कॉलिजन नंबर। कुछ पता चला? क्या बोला मैंने? इकाई समय में इकाई अणु, इसमें खूब सारे अणु, इकाई अणु उस गैस के इकाई आयतन में से जितने, उस गैस के इकाई आयतन जो लिया उसमें जितने भी अणु हों उनसे कितनी बार टकराता है, वही क्या कहलाता है, उसका कॉलिजन नंबर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वही उसका कॉलिजन नंबर कहलाता है। तो अब इसका एक फॉर्मूला भी होगा, कॉलिजन नंबर का एक फॉर्मूला भी बनेगा। वो क्या बनेगा, वो आप बना दो कि Z बराबर √2 सिग्मा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C रो। ठीक है, ये कॉलिजन नंबर है √2 पाई, ये तो है ही है, ये उसका एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगी? उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ये सिग्मा वहाँ पर उसका व्यास या डायामीटर बोल दो, क्या होगा उस टाइम पर, डायामीटर होगा। ये उसका
डेंसिटी होगी। क्या होगी? डेंसिटी होगी। ठीक है, क्या हुई है इसकी? डेंसिटी हुई। अब यहाँ नया चीज़ है क्या? व्यास, जो अपन अभी बोल ही रहे थे। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये उसकी डेंसिटी होगी। व्यास क्या मतलब? कोलिजन व्यास क्या हो सकता है? अब ये दो अणु हैं, ये आपस में कितने नज़दीक आ जाएं, मतलब पूरे एकदम नज़दीक आ गए, तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, इसके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में टकराने हैं, ये टकराए यहाँ पर, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है? सिग्मा, या संघटन व्यास कहलाता है। संघटन व्यास कहलाता है। ठीक है, दो अणुओं के मध्य निकटतम दूरी उनके केंद्रों के, दो अणुओं के मध्य केंद्रों से निकटतम दूरी, किससे? उनके केंद्रों से निकटतम दूरी क्या कहलाएगी? उसकी संघटन व्यास कहलाएगा। ठीक है, ये टोटल व्यास हो गया ना एक तरह से, इसका देखा जाए तो ये संघटन, इसका देखते तो भी यही होता, इसका देखते तो भी यही होता, पर इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहलाई? संघटन व्यास कहलाया। ठीक है, हमने व्यास को भी समझा। आवर्ती क्या हो सकती है? आवर्ती क्या हो सकती है? एक सेकंड में कितनी बार टकराए, एक अणु एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में एक अणु, एक सेकंड में एक अणु कितने अन्य अणुओं से टकरा रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। ये भी हो गया। अब ये तो ये आया था एक, अब इसका एक फॉर्मूला और भी होगा, वो ये होगा कि अब समस्त अणुओं की संख्या क्या होगी टकराने के बाद? इकाई समय में गैस के समस्त अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? भाई ये तो हमने इकाई के लिए लिया था, एक अणु लिया था। अब वो एक अणु, इस एक अणु का इस इकाई समय में इस एक गैस के इतने समय, अब यहाँ जाके जिससे टकराया उसी की तो बात हुई थी। ऐसे इसमें कितने अणु? समस्त का लेंगे तो समस्त का ले लो, ये लो, वही फॉर्मूला है, बस ये हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट वगैरह इसमें? ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये कोलिजन नंबर ख़त्म हो जाता है। कोलिजन नंबर तो अब याद रहेगा, कोलिजन नंबर क्या है? इकाई समय में गैस के इकाई आयतन में विद्यमान जितने अणु होते हैं वो कितने से टकराता है, वही उसका क्या कहलाता है? संघटन संख्या कहलाती है, जिसको इससे डिनोट करते हैं। पर समस्त अणुओं के लिए जब बात हो जाए, समस्त अणुओं के लिए जब बात हो जाए तो ये रहा। फिर उसी में आया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसकी थी कि एक सेकंड में वह अणु अन्य कितने अणुओं से टकराया, एक सेकंड में वह कितने अणुओं से टकराया, वही क्या कहलाया? उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाई। और जब ये टकराए तो जितने आपस में आए, दो अणु आपस में आए, तो इनके केंद्रों की मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी क्या कहलाई थी? इनकी सिग्मा कहलाई थी। ठीक है, वो डेंसिटी है ही है। ये हो गया ये। अब इसमें एक बात और आई है, माध्यम मुक्त पथ। ये क्या चीज़ है? माध्यम मुक्त पथ। ये बात ऐसी है, इसको अपन ऐसे समझें कि ये एक अणु ए है, ये एक अणु बी है। ठीक है, ये यहाँ से टकराने में गति सीधी ही है, यहाँ से यहाँ टकराया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ। पर हम दोनों को इनकी टक्कर देखनी थी। ये हर जगह टकरा रहा है, ऐसा मत सोचो ना। ये तो जी आप तो बोले थे कि भाई हर जगह सीधी रेखा ही होती है, सीधी रेखा ही तो है। ये यहाँ टकरा रहा है, इससे सीधी टकरा रहा है, फिर यहाँ आके इससे वापस इससे टकरा रहा है, फिर यहाँ आके इससे टकरा रहा है, फिर इससे यहाँ टकराया, इससे यहाँ टकराया, और आखिर में यहाँ टकराया। यहाँ से यहाँ तक किसी एक अणु को दूसरे अणु से टकराने के लिए जितनी दूरी तय करनी पड़ी,
जितनी दूरी तय करनी पड़ी वो उसका क्या है, माध्य मुक्त पथ है। ठीक है। भाई ये अणु यहाँ टकराया तो यहाँ बैठा होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया और आखिर में यहाँ टकराया। तो इस एक अणु को दूसरे अणु से टकराने के लिए, मतलब एक को अगर बी से टकराने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, वही उसकी क्या कहलाई, ऐसे लिख दो मीन फ्री पाथ, वो इसका क्या कहलाया, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ में आपको अगर दिख रहा हो तो एक तरह से ये इसका एवरेज का ही तो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका एवरेज का ही तो काम कर रहा है। और मीन फ्री पाथ मतलब लेंथ पे ही बात हो रही है। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस टोटल नंबर ऑफ n, कितनों से टकरा कर फिर इसके पास पहुंचा है, वही तो हुआ उसका। कुल दूरी ये थी, n अणुओं से वह टकराता हुआ आता है, या कुल एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार, पाँच और छठा फिर ये, मतलब एक ये जो अणु है कितने अणुओं से टकराता हुआ वहाँ पहुँचा है ऐसे। ठीक है, कितने d1 d2 d3 d4 d5 d6 पे जाते हुए इसे मिल जाता है। तो ये इसका माध्य मुक्त पथ है। माध्य मुक्त पथ को कैसे याद रखोगे कि भाई एक अणु, माना एक अणु A, उसको B से टकराने के लिए जितनी दूरी तय करनी पड़ी है वही उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है। उसके अंतर्गत वो कितने और अणुओं से टकराया उससे हमें मतलब नहीं है। तो इससे जो टकराया हमें उसी से मतलब है, वो किससे कितनी दूरियां तय करके टकराया बस उससे मतलब। अब ये यहाँ जो टकराया और यहाँ जो टकराया, इन दोनों की दूरियां अलग हो सकती है। ठीक है, ऊर्जाएं अलग हो सकती है, दूरियां अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है जहाँ जिस दूरी से यहाँ टकरा रहा है उस दूरी से इससे टकराएगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं, दोनों अलग अलग हो सकती है। यहाँ जिससे टकराया और यहाँ है, ये दोनों दूरियां अलग हो सकती है। मतलब टकराने वाली जितनी भी दूरियां हैं वो सारी अलग हो सकती है, और ओवरऑल जो आना है वो यही आना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और याद रखना होता है अपने को, L बराबर नीटा 3PD। क्या है 3PD? नीटा क्या है यहाँ पर, गैस की श्यानता है, P क्या है, दाब है, D क्या है, डेंसिटी है। नीटा यहाँ पर क्या है, श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है यहाँ पर, विस्कोसिटी। P क्या है यहाँ पर, प्रेशर। D क्या है यहाँ पर, उसकी गैस की डेंसिटी। ये भी याद रखना है। ये तो सीधा सीधा याद रख लिया। अगर अब कोई गैस थोड़ी सी डेंस भी तो हो ही सकती है, जरूरी थोड़ी सारी गैसें एक जैसी खुली खुली घूमेगी। कुछ गैसें डेंस हो सकती थी, तो डेंस होने का मतलब उनमें भी क्षमता आ रही है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ रही है उनकी, तो उस वजह से उनकी किस पे डिपेंड करेगी, अब इस पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी करेगी। ये तो √3 है। अगर यहाँ से मैं ऐसे निकाल दूँ तो लेंथ किस पे है, नीटा पर भी कर गई। उसके अलावा लेंथ 1/√P या लेंथ 1/√D इन पे भी कर गई। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब गैसियस स्टेट का यहाँ तक मतलब अपने सब खत्म कर दिया है। अब क्या बात आएगी भैया, अब ये तो सब खत्म कर दिए, तो अब अपने को पढ़ना था एक शीतलन के प्रभाव पढ़ने हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है, शीतलन के प्रभाव। शीतलन मतलब ठंडा कब होगी गैस, क्या पढ़ना है, शीतलन के प्रभाव। शीतलन कब कब होगा गैस में, मतलब सीधा सीधा बात करूं तो गैस का द्रवीकरण करना है। क्या करना है मुझे, गैस का द्रवीकरण करना है। अब गैस का द्रवीकरण करना है, वो शीतलन के जो भी प्रभाव या सिद्धांत जो भी होंगे वो कौन कौन से होंगे वो देखने पड़ेंगे। तो अब वो कौन कौन से हैं तो याद है क्या, द्रवीकरण। भाई द्रवीकरण की बात थी तो द्रवीकरण कैसे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप किसी भी गैस पे कितना भी दाब बढ़ा लो, क्या वो द्रवित होगी, नहीं होगी। उस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप वाले पर, कम ताप पर
ही गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। क्या? कम ताप पर, किसी क्रांतिक ताप से कम ताप पर ही गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। तो इसमें कई जने थे, इसमें जैसे अपने को अगर पढ़ने की बात होए तो अपन शीतलन कौन कौन दिखाया। इसमें सबसे बढ़िया पढ़ने वाला है, पूरा लिख देता हूँ एक बार, जूल थॉमसन। कौन है? जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है। इसके अलावा इसको वाष्पीकरण भी है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार से भी है। ठीक है। और चुंबकन, विचुंबकन से भी है। चुंबकन व विचुंबकन से भी गैस को द्रवित किया जा सकता है। ये पढ़ना है। रुद्धोष्म प्रसार पढ़ सकते हैं, चुंबकन विचुंबकन द्वारा पढ़ सकते हैं, जूल थॉमसन है, वाष्पीकरण है, इनसे पढ़ना है। ठीक है। अपन इसमें से सबसे पहले देखो वाष्पीकरण को देख लेते हैं। शीतलन के सिद्धांत है एक तरह से प्रभाव, मतलब अब शीतलन कैसे होगा तो उनके ये सिद्धांत है। शीतलन बोले तो गैस को ठंडा कैसे कैसे किया जा सकता है। जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, वाष्पीकरण हो सकता है, और रुद्धोष्म प्रसार या चुंबकन विचुंबकन हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण की बात ऐसी थी, ये जो भी है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ वाष्पीकृत अणु रहेंगे। जब अगर इसका वाष्पन हो रहा है तो यहाँ वाष्पीकृत अणु रहेंगे। ये वाष्पीकृत अणु क्या करेंगे, ये जो द्रव था इसके जो ये वाष्पीकरण के बाद में यहाँ कुछ अणु जमते हैं, वाष्पीकरण से जमते हैं ना, बूंदें जम जाती है, वो वापस लिक्विड में फॉर्म होती जाती है। जो जैसे भाई अपन इसको गर्म कर रहे हैं, इस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, भाप बन रही, गैस बन रही है, गैस बन रही है, और अपने को क्या देखना, उसका शीतलन कैसे होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे गैस बन रही है, ये यहाँ अणु यहाँ टकराते हैं, टकराए, अब ये क्या करेंगे, अपने आप को द्रवित करने की कोशिश करेंगे वापस, मतलब वाष्पन में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, गैस में नहीं रहना चाहते हैं, वापस अपने आप को द्रव में करेंगे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ टकराएंगे, यहाँ वापस आएंगे, और उस द्रव से ऊर्जा लेंगे। भाई यहाँ टकरा के अपनी गतिज ऊर्जा से वापस आएंगे नीचे, जो भी वाष्पन वाले अणु हैं, याद रखना कौन से, या वाष्पित अणु जो हैं, वाष्पित अणु तो गैस में ही है एक तरह से। भाई ये अपन माना ये पानी था, ये गर्म होने लगा, तो अपन अगर ऊपर से ढक दें उसको, ठीक है, ऊपर से ढका हुआ है। अब जैसे जैसे नीचे ताप बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है, ये द्रव गैस में परिवर्तित हो रही है अभी तो। अब ये जो गैसीय अणु हैं वो क्या चाहेंगे, हम गैस में नहीं रहना चाहते, हम तो लिक्विड में ही रहना चाहते हैं, मतलब हमने वही रहना है। तब ये क्या करेंगे, यहाँ से टकराए, अपनी गतिज ऊर्जा का यूज़ करके वापस नीचे आएंगे, और जो ऊर्जा इनको चाहिए किसके लिए, ठंडा होने के लिए, मतलब वापस इससे मिलने के लिए वो ऊर्जा ली और यहाँ सेटल डाउन होंगे। इस टाइम पे इसका भी ऊर्जा कमी होती रहेगी, इसके भी क्यू में कमी होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कमी होती रहेगी, और ताप इनका घटता जाएगा। भाई इससे ऊर्जा लेते रहेंगे, वापस बनाते रहेंगे, तो शीतलन भी हो ही रहा है, इसका ताप भी घटता जा रहा है। ये तो था वाष्पीकरण। अब अपने को इसके अलावा जो पढ़ना है, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, वाष्पीकरण तो सीधा सीधा ही है। रुद्धोष्म प्रसार में भी कुछ नहीं है, ये गैस को, ये गैस है, इसको किसी के विरुद्ध प्रसार किया जाएगा, कार्य के विरुद्ध प्रसार किया जाएगा, मतलब ये गैस यहाँ है। अब अपने को क्या करना है, इसको अगर इसके विरुद्ध प्रसार करूँ मैं, ये पिस्टन है, ये उसके ऊपर लग रहा है, और मुझे इसको इसके विरुद्ध प्रसार करना है, तो क्या होगा, गैस क्या करेगी, अपनी गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेगी। जो भी अणु अपनी गतिज ऊर्जा का तो प्रयोग करेंगे इसके लिए, तो उसमें क्या होगी, उस टाइम पे उसकी गतिज ऊर्जा का प्रयोग होगा, तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी में लॉस होगा तब क्या मिलेगा अपने को, गैस ठंडी होने लग जाएगी। भाई अगर इसको कार्य नहीं करना पड़ता, माना रुद्धोष्म प्रसार वाली बात है, अगर रुद्धोष्म प्रसार की बात करें तो अगर इस गैस को कार्य ही नहीं करना पड़ता, एडियाबेटिकली बैठी रहती, तो क्या ये गैस ठंडी होने का प्रभाव दर्शा सकती थी।
अब पर हमें तो गैस को ठंडी करना है, देखना है कि ठंडी कैसे होती है रुद्धोष्म में। तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन के विरुद्ध उस गैस को कार्य करवाएंगे। करवाया, जैसे उस गैस को कार्य करवाएंगे तो गैस को खुद को कार्य करवाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है। क्यों कमी क्यों आ रही है, जो अणु इधर लगा रहे हैं इस पे फोर्स, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से तो लगा रहे हैं, तो सारे तो लगा नहीं पाएंगे, तो अब जितने लगाए वो थोड़ा बहुत कर देंगे, तो इनकी जो टोटल गैस की एनर्जी थी उसमें तो कमी आई, और उसमें जैसे ही कमी आएगी तो क्या होगा, गैस ठंडी होने लग जाएगी। बस क्या होने लग जाएगी, गैस ठंडी होने लग जाएगी। वैसे चुंबकन विचुंबकन का ऐसा एक क्षारीय मृदा धातु जो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, उनके द्वारा गैलोय और डेबॉय ने, गैलोइक और डेबॉय ने चुंबकन और विचुंबकन द्वारा चीज़ें उनको भी शीतलन किया। इसमें अगर आपको पता हो कौन सा तीसरा पॉइंट, चुंबकन और विचुंबकन में, इनमें कई और भी पढ़ने होते हैं, पर अपन जैसे चुंबकन छोटे छोटे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई वाष्पीकरण पढ़ लिया, वाष्पीकरण में क्या है, कोई द्रव पड़ा था, उस पर ताप दिया गया, तो उसके अणु जो गतिज ऊर्जा ऊपर जाके टकराई, वो क्या करेंगे, अब अपने आप को वापस द्रव में चाहते हैं, तो वो द्रव में कैसे, गैसीय अणु क्या करेंगे, जो द्रव था उसी से क्या लेंगे, अपनी एनर्जी लेंगे, और उससे एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, ताप घटेगा, उनसे एनर्जी ली वापस, उनका ताप घटा, ताप घटेगा नीचे सतह का, और वापस वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा रुद्धोष्म प्रसार भी पढ़ लिया। रुद्धोष्म प्रसार में क्या था कि भाई पिस्टन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा गैस को, अगर पिस्टन के विरुद्ध कार्य करेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी, और कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आना लग जाएंगे। अब तीसरा था चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन या विचुंबकन, ठीक है, चुंबकन विचुंबकन। अगर इसमें भी पढ़े तो इसमें सीधा सीधा ऐसा था कि आपको क्षारीय मृदा धातु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्षारीय मृदा धातु के चुंबकीय गुण होते हैं, वो एक दूसरे के आसपास करके कौन से, क्षारीय मृदा धातु, ये चुंबकन और विचुंबकन को दर्शाते हैं, ठीक है। और परम शून्य ताप पर भी क्या करेंगे, ये अपने चुंबकन या विचुंबकन गुण से, क्षारीय मृदा धातु चुंबकन या विचुंबकन गुण से परम शून्य ताप पर भी, परम शून्य ताप पर भी गैस को शीतलन में ला देंगे, मतलब गैस को ठंडा कर देंगे। कौन से वाले, क्षारीय मृदा धातु अपने चुंबकन या विचुंबकन गुण में परम शून्य ताप पर भी गैस को ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो रिसर्च किया था वो किन्होंने किया था, डेबाई और गैलोइक ने, गैलोइक ने, किसने, डेबॉय और गैलोइक ने इसका अध्ययन किया था, ठीक है। ये तो हो गए तीनों। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है जूल थॉमसन। कौन सा पढ़ना है, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन भैया है, इन्होंने बोला कि भाई मेरे को एक ऐसा चैम्बर है मेरा, ठीक है, इधर मैं हाई प्रेशर पर रख रहा हूँ, इधर मैं लो प्रेशर पर है मेरी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, बिल्कुल छोटा सा बना देना भाई, ये मान लो जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है, ऐसा कुछ है। इन्होंने कहा था कि कुछ तो मेरी कंडीशंस है, ठीक है, कुछ तो मेरी कंडीशंस है, वैसा ही कुछ होना चाहिए, तब गैस क्या हो जाएगी, ठंडी होगी या शीतलन का प्रभाव दर्शाएगी। क्या दिखाएगी, शीतलन का प्रभाव दर्शाएगी। कब दर्शाएगी, ये बात थी, तो कब दर्शाएगी, तो इसके लिए इन्होंने ऐसा बोला कि सबसे पहले तो कंडीशन में सबसे पहले रुद्धोष्म, ठीक है, जो प्रोसेस होना चाहिए, ये इसका जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो आइसोएंथैल्पिक होना चाहिए, कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में, मतलब एडियाबेटिक, रुद्धोष्म का मतलब यहाँ एडियाबेटिक हो सकता है, एडियाबेटिक ले लो, या फिर आप ले लो आइसोलेटेड ले लो, या निर्वात ले लो। जैसे हमने निर्वात बोल दिया, इसका मतलब आइडियल कंडीशंस हो चुकी है, निर्वात बोल दिया है। फिर उन्होंने बोला कि जो भी आपका प्रोसेस होना चाहिए वो आइसोएंथैल्पिक होना चाहिए। आइसोएंथैल्पिक का मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एनर्जी में चेंज, कौन सी एनर्जी, एच, एनर्जी का रूप ही था एंथैल्पी, उसमें जो चेंज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, मतलब एच जो है इसका ड्यूरिंग द प्रोसेस,
ड्यूरिंग द प्रोसेस आपकी एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सी कंडीशन पे, निर्वात, एडियाबेटिक या रुद्धोष्म, ऐसी कंडीशन पे आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइसोएंथैल्पिक होना चाहिए। और जो भी आपकी गैस है वो कहाँ से विस्तृत होनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कहाँ पर, लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे वो हाई से लो की तरफ जाएगी, गैस विस्तृत होगी हाई से लो की तरफ आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस के अंदर, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। और जैसे उसका टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा तो क्या होगा, गैस ठंडी होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। ये उन्होंने बोला। फिर इन्होंने अपना एक मान भी निकाला था कि म्यू जे टी बराबर dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, म्यू जे टी, ऐसा कुछ है। ये फाई जे टी और म्यू जे टी में रिलेशन भी बनते हैं इनके अंदर। ठीक है, कब गैस ठंडी होगी, कब गैस ठंडी नहीं होगी, म्यू जे टी क्या होना चाहिए, म्यू जे टी पॉजिटिव होगा, जिसके लिए जूल थॉम्सन गुणांक पॉजिटिव होगा वहाँ गैस हमेशा ठंडी होगी। जहाँ म्यू जे टी का मान नेगेटिव हो जाएगा वहाँ जूल थॉम्सन गुणांक में गैस गर्म प्रभाव को दर्शाएगी, गैस के गर्म होने को। मतलब का जूल थॉम्सन के बारे में अब देख लो, जूल थॉम्सन के बारे में क्या है, कैसी कंडीशन, रुद्धोष्म, कैसी एडियाबेटिक कंडीशन होनी चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, जो भी प्रक्रम, जो भी काम होगा गैस का वो कैसे होनी चाहिए, आइसोएंथैल्पिक होनी चाहिए। उसके बाद गैस कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ से कहाँ विस्तृत होनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए। जैसे ही वहाँ से वहाँ जाएगी क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, गैस ठंडी होने लग जाएगी। ये था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, इनका ऐसा था कि मेरा एक गुणांक है म्यू जे टी, म्यू जे टी का मान अगर पॉजिटिव रहा तो आपकी गैस हमेशा ठंडे को प्रभाव दर्शाएगी। अगर म्यू जे टी का मान 0 रहा तो आपकी गैस आइडियल बिहेव करेगी, ना तो उसमें किसी भी प्रकार का ठंडा का प्रभाव आएगा, ना ही वह गर्म होगी। ठीक है, वो आइडियल हो गई, उसमें इसका मतलब किसी भी प्रकार का एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो म्यू जे टी का मान अगर क्या रह गया, पॉजिटिव, तो क्या हो गया है वो ठंडी। अगर उसका मान नेगेटिव तो वो क्या हो गई है, गर्म। अगर म्यू जे टी का मान 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो ठंडी होगी ना गर्म होगी। ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी थी। इसके साथ ही इनका एक और आया था कि भाई ये तो इन्होंने गैस को आइडियली बिहेवियर ही आइडियली माना है, पर रियल गैस वंडरवाल साहब जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, वंडरवाल साहब का इक्वेशन भी था। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे वंडरवाल इक्वेशंस को भी आप मेरे वाले में यूज़ कीजिए, उसमें आपका जो B-2A/RT आता है इनके इक्वेशन में ऐसा कुछ आएगा, म्यू जे टी बराबर ऐसा कुछ आएगा। तो BA-2A/RT है। अब अगर आपकी गैसें हैं ना, अब आपकी गैसें सीधे सीधे आपको, अगर वंडरवाल साहब ने बोला तो इन्होंने बोला कि आप सीधे सीधे अब आपकी गैस किस पे डिपेंड करने लग जाएगी, रिपल्सिव टर्म और अट्रैक्टिव टर्म। गैस में जो भी रिपल्सिव टर्म होगी, जो भी अट्रैक्टिव टर्म होगी, उस अकॉर्डिंग आपका काम करने लग जाएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा, पास पास आने लगेगी, और पास पास आने लगी मतलब गैस ठंडी होने लगेगी। रिपल्सन, गैस फैलाव, गैस का फैलाव मतलब दूर दूर रहेगी, दूर दूर रहेगी तो गैस गैस में रहेगी, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, गैस गर्म रहेगी या गैस का बिहेवियर वैसे रहेगा। ठीक है, ये था। यहाँ से फिर एक चीज़ और निकली कि भाई अपन ने भी इसमें स्थायी गैसें भी पढ़ी है। भाई ये क्या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है सारा, जो जूल थॉम्सन का अपन ने जो पढ़ा इसको अपन थर्मो में भी पढ़ते हैं, पर अपन ने यहाँ पे भी इसका यूज़ ले लिया। यूज़ कैसे ले लिया, अपन ने जूल थॉम्सन को आइडियली भी देख लिया और कैसे देख लिया, रियल में भी देख लिया, आइडियल और रियल में। और इनका जो था म्यू जे टी गुणांक था, अगर गैस ठंडी चाहिए तो ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, इनकी ये बात है। ठीक है, अब आइडियल तो बात हो गई, रियल में कौन आ गए थे, रियल में अपन पढ़ चुके हैं वंडरवॉल। ठीक है, इसलिए रियल में वंडरवॉल आ गया, इसका मतलब बी और ए आ गए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाली टर्म्स आ गई। इन पर डिपेंड करने लगे गैस कब ठंडी होनी है कब नहीं होनी है, होना पॉजिटिव पर ही ठंडा है, पर बी और ए पर डिपेंड करेगा। इसमें कोई बी और ए नहीं थे, ये कब था, ये यहाँ था जब म्यू जे टी सिर्फ यहाँ पर था,
पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बी और ए पर डिपेंड करने लगे। यहीं अपन ने एक चीज़ अमेगट ने हमारे को, अमेगट वक्र जब हमने पढ़ा था, अमेगट ने हमें क्या बताया था, जेड का मान बताया था ना, जेड बराबर 1 का मान यहाँ चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था, यहाँ चल रहा था। ये कौन सी गैसें थी, स्थायी गैसें थी ना, स्थायी गैसें थी, ये अस्थायी गैसें थी। स्थायी गैसें कौन कौन सी थी, स्थायी गैसों में जब अपन ने पढ़ा तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऐसा कुछ पढ़ा ना, N2 वगैरह, तो ये स्थायी गैसों में थी। उसी में से अगर अपन हाइड्रोजन और हीलियम को देखें, हाइड्रोजन और हीलियम को जब देखते हैं तो ये जनरली रूम टेम्परेचर पर क्या करती है, इसको वॉयलेट ही करती है एक तरह से। ये रूम टेम्परेचर पे भी गर्म ही रहती है, कोई ठंडी नहीं होती है। तो ये जूल का ऐसा कुछ था। तो जूल ने अपना जब ये काम कर रहा था तब उन्होंने यहाँ से एक टेम्परेचर देखा कि Ti बराबर RB, व्युत्क्रमण ताप देखा, मतलब वह ताप जिससे नीचे जाने पर, जिससे कोई रूम टेम्परेचर से भी नीचे जाने पर जब गैसें ठंडे का प्रभाव दर्शाए तो वह व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। उसके लिए ये जूल थॉमसन को फॉलो नहीं करती थी, ये गैसें इसको वैसे भी फॉलो नहीं करती थी, ये किसको फॉलो करती थी, ये व्युत्क्रमण ताप को फॉलो कर रही थी। तो यहाँ Ti बराबर 2A/RB हो गया। ये इन पे डिपेंड करने लगे। ये कौन सी गैस है, जी ये, इन दोनों के लिए इनका मान, एक का -80, एक का -240, ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। Ti बराबर ये हो गया। ये जूल थॉमसन में एक अलग चीज़ थी कि कुछ गैसें व्युत्क्रमण ताप को फॉलो करती है। ये अपन ने यहाँ पर बॉयल्स भी पढ़ा था। ये कौन से हैं, ये इसके लिए बॉयल्स ताप भी तो कहा था अपन ने, वो क्या था, Ti/2। इन व्युत्क्रमण ताप का आधा ही तो क्या कहलाता है, बॉयल ताप कहलाता है। ये भी अपन ने पढ़ा था। ऐसा हो गया है इसके साथ। चलो यहाँ तक अपन ने ये सब कुछ जूल थॉमसन का पढ़ लिया। अब जूल थॉमसन में ऐसा भी था, जूल थॉमसन में भी वापस वही कि अपन रुद्धोष्म प्रसार से कैसे कर सकते हैं, चुंबकीकरण विचुंबकीकरण से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको अब जो प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपको विधियाँ पढ़नी पड़ रही थी। जूल थॉमसन को प्रायोगिक रूप से सत्यापित करने वाले भी और भी थे, क्लोड थे, लिंडे थे, क्लोड और लिंडे, इन्होंने भी इसको प्रूफ किया था। फेराडे ने भी बोला था, फेराडे ने क्या बताया था, फेराडे ने बोला कि आप एक, उन्होंने कहा हिम शीतलन बताया था। उन्होंने एक ऐसे ली कुछ टेस्ट ट्यूब्स टाइप की, वी टाइप की, यहाँ उन्होंने बर्नर लगा दिया, या उन्होंने वो गैस ले ली, ठीक है। यहाँ उन्होंने इस मुंह को कहाँ रख दिया था, बर्फ़ में रख दिया था। कहाँ रख दिया था, यहाँ किस में रख दिया, बर्फ़ में, यहाँ बर्नर। अब क्या होगा, ये गैस स्वतः ही काम कर रही है, क्या जला रहे हैं, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, आपस में टकरा रहे तो यहाँ जगह जा रही है। जैसे यहाँ जगह जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इनकी गतिज ऊर्जा में लॉस भी होगा, ठीक है। और यहाँ जाते ही इनको क्या हो गया, बर्फ़ ठंडा, जैसे ही यहाँ जाते हैं यहाँ क्या हो रही है, शीतलित हो रही है। क्या हो रहा, अपना आप ही इनका मान घट रहा है, और घट के ये द्रवित में बदल रही है। ये फेराडे ने किया था। फिर ऐसे ही क्लोड का भी था, लिंडे का भी था, ठीक है, और रुद्धोष्म विचुंबकन भी था। ऐसे ही कई प्रभाव जो सिर्फ जूल थॉमसन से ही निकले हुए थे सीधे सीधे। और अब जो अपन पढ़ रहे थे कि अपन इनकी, भाई अपन गैस का कहाँ काम लेते हैं, जैसे LPG हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही तो है वो। ऐसे ही अपन हवाई जहाज में भी संपीड़ित हीलियम का, कंप्रेस्ड हीलियम को कंप्रेस करके किस में काम में लेते हैं, अपन एयरप्लेन में काम लेते हैं, रॉकेट, जेट विमान, इनमें भी काम में लेते हैं। कई जगह इनका यूज़ है, जैसे डाइज में काम लेते हैं, कीटनाशक के रूप में भी गैसेस का ही काम लेते हैं, गैसेस का कंप्रेस्ड फॉर्म काम में लेते हैं, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, कहाँ पर, इस जगह पर। अब अपन देख लें एक बार कि अपन ने गैसेस स्टेट, क्योंकि अगला जो चैप्टर आने हैं अब इसके आगे के, वो लिक्विड और सॉलिड ही तो हैं, इन्हीं के आगे के चैप्टर हैं एक तरह से, लिक्विड और सॉलिड ही तो हैं। तो आपने गैसेस स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया था, कुछ याद, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं भाई। अब गैसेस स्टेट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था।
कुछ याद आ रहा है क्या भाई, गैस स्टेट में कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या पढ़ लिया था? चलो कोई ना, एक बार याद कर लेते हैं। देखो भाई, गैस स्टेट अपन ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी? गैसों के टाइप ही पढ़े थे सबसे पहले तो। सबसे पहले गैसों के टाइप पढ़े थे। कौन सी? एक तो वास्तविक थी, एक आदर्श थी। वास्तविक और आदर्श के बारे में बात कर रहे थे, तो वास्तविक में क्या और आदर्श में क्या? एक चीज आई थी, कौन? आदर्श गैस समीकरण। जो गैस आदर्श गैस समीकरण को पालना कर लेवे वो आदर्श कहलाती, जो नहीं करती वो वास्तविक कहलाती। अब आदर्श गैस समीकरण IgE वो क्या थी? PV बराबर nRT, ठीक है, ये था। किस किस से मिलके बनी थी? बॉयल्स, चार्ल्स और अवोगाद्रो। ये कौन था? बॉयल्स में क्या था? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये क्या था? V प्रोपोर्शनल टू T। और ये क्या था? V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो था। इन तीनों से मिलकर ही तो ये बनी थी। ये आ गया यहाँ तक, फिर ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपने भाई क्या पढ़ा? आदर्श गैस समीकरण के बाद में क्या पढ़ा? आदर्श गैस समीकरण के बाद में पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT, आणविक गतिज आणविक सिद्धांत वाला पढ़ा था ना, आणविक गतिज सिद्धांत। इसमें क्या था? आणविक गतिज सिद्धांत में क्या था? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इन्होंने भी बोला कि जैसे आपने आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT बोला है, हमने भी एक समीकरण बनाया है, ठीक है, हमने भी एक समीकरण बनाया है। वो क्या है? PV बराबर 1/3 mnv², ठीक है। हमने क्या समीकरण बनाया है? PV बराबर 1/3 mnv²। क्यों? वो उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेंगे। इन्होंने कुछ एजम्पशंस भी तो ली थी, 8-9 एजम्पशंस थी ना भाई। यहाँ तो सिंपल इन्होंने बता दिया, पर इन्होंने यहाँ पर एजम्पशंस ली। एजम्पशंस जैसे कि भाई गैस का एक आयतन होगा, गैस में जो भी कण होते हैं उनको हम अणु कहेंगे, उन अणुओं का कुछ आयतन होगा, उन अणुओं के बीच में गति होगी, वो सदैव सीधी रेखा में गति करेंगे, वो हमेशा गतिमान रहेंगे, उसके अलावा उनके अंदर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं रहेगा, और क्या क्या थे ऐसे, उनका आयतन जो होगा वो गैस के कुल आयतन से नगण्य रहेगा, ऐसी कुछ बातें थी ना। और इनकी जो भी टक्करें होंगी वो सारी प्रत्यास्थ होगी। याद आया? ये सब था। तो और फाइनल उन्होंने फिर एक ये दे दिया फॉर्मूला, ठीक है, और बोला कि जो आपने आदर्श गैस समीकरण में ये बनाया था बॉयल्स, चार्ल्स और अवोगाद्रो, हमारा वाला इक्वेशन भी इनको प्रूफ कर सकता है। या जो ये तीनों नियम है हम हमारे इससे जो हमने निकाला इक्वेशन, KMT इक्वेशन जो निकाली है, हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये भी इसको फॉलो करेगा। मतलब अगर आप ये सही कह रहे हो तो ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। इसके बाद साइड टू साइड एक चीज़ और चलती आई थी, वो थी अमेगट वक्र, अमेगट कर्व, ठीक है। अमेगट भैया ने एक कर्व दिया था जो Z संपीड़ितता गुणांक पे था। संपीड़ितता गुणांक क्या था कि PV/RT बराबर Z ही था, ठीक है, यही तो था, ये अमेगट था। इन्होंने बोला आइडियल के लिए इसका मान 1 होता है, उसके अलावा कुछ ऊपर चल जाती है, कुछ पहले नीचे जाके ऊपर आती है, नीचे जाके ऊपर आती है। जो नीचे जाके ऊपर आ रही है, जिनका मान पहले घट रहा है, Z का मान जिनका घट रहा है, वो अस्थायी गैसें होती है, उनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। परंतु जो Z से ऊपर चल रही है, 1 से ऊपर चल रही है, वो गैसें स्थायी गैसें होती हैं, उनको आप आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, जिनमें आपने हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन ये सब पढ़े थे। ये था अमेगट कर्व था। यहाँ पे भी अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, Z की वैल्यूज़ पढ़ी थी कि Z 1 से ज़्यादा हुआ, Z 1 के बराबर हुआ और Z 1 से कम हुआ। कौन सी गैस आसानी से संपीड़ित हो सकती है? संपीड़ितता गुणांक देखते, कौन सी गैस आसानी से संपीड़ित हो सकती है? जिसका मान 1 से कम हो। जिस गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से कम होगा वो गैस आसानी से संपीड़ित हो सकती है। अदरवाइज बाकी वाली गैसें संपीड़ित, जिनका मान 1 से ज़्यादा होगा वो संपीड़ित नहीं हो सकती, और जो संपीड़ित नहीं हो सकती वो गैसें थी कौन सी? स्थायी गैसें कहलाती थी। ये अमेगट कर्व था। अब अमेगट कर्व के बाद में यहाँ से संपीड़ितता इसकी बात आ गई,
अब इन सब के बाद आए भैया क्या कहते हैं, जो जिनमें आपने डाल्टन आंशिक वो भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गई वास्तविक गैसें। जब अमेगट आ गया तो वास्तविक गैसें भी आ गई थी। अब आपने रियल गैस आ गई, क्योंकि हर कंडीशन पर तो फॉलो हो ही नहीं रहा था, हर कंडीशन पर तो फॉलो हो ही नहीं रही थी। कम ताप उच्च दाब तभी गैसें द्रवित, अदरवाइज तो द्रवित ही नहीं। तो रियल गैस आई। अब रियल गैस में क्या था, KMT में कुछ कमियां थी, 2 कमियां थी, आपको सबको याद भी रही होगी। एक तो भैया आयतन नगण्य नहीं मानना था, गलती इन्होंने क्या कर दी, आयतन नगण्य मान लिया। दूसरा इन्होंने कह दिया कि आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो वान डेर वाल सर आए। वान डेर वाल सर ने देखा कि भाई मेरी लैब में तो जितनी गैसें हैं सारी रियल है, उनमें तो आयतन में नगण्य कर नहीं पा रहा हूँ, ना उनका आकर्षण प्रतिकर्षण रोक पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो PV बराबर nRT है या PV बराबर 1/3 mnv² है, वो सही तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि भाई आप उस इक्वेशन में एक तो दाब में संशोधन कर दो भाई, और एक आयतन में संशोधन कर दो। क्या, क्यों भाई, क्यों कर दें? तो उन्होंने बोला कि मैं देख रहा हूँ दाब में संशोधन की, मैं देख रहा हूँ जैसे गैस पास में आ रही है, ठीक है, उनके अणु ये है, ये अणु जो इस गैस, इस दीवार पे जो भी टक्कर मार रही है, जैसे ये रहा, ये गैस आई, इसको जो भी ये टक्कर मार रही है, ये टक्कर आप तो कह रहे हो कि फुल फ्लैश मारेगी, जो इसकी गति है उसी गति से मार देगी। पर भाई जब मेरे पास जो गैस है मैंने देखी, उसमें क्या हो रहा है, ये टक्कर मारने जा रहे हैं, ये दूसरी गैस है, ये तीसरी गैस है, ये इसको पकड़ रही है। अब इसको पकड़ लिया तो पहले तो ये था और अब यही हो रहा है, इसका मतलब इसको खींच भी रहे हैं, और तो इसलिए आपको इसमें कुछ ना कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा। खींच रहे मतलब इसमें अट्रैक्शन जैसी कुछ चीज़ें मिल रही है मेरे को, आप बोल रहे हो आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग तो हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें कुछ ना कुछ तो करो। तो इन्होंने दाब में संशोधन करके P + n² किया। फिर कहा कि सर आयतन में क्यों संशोधन करना चाह रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि भाई जैसे ही मैं आप कह रहे हो कि आयतन नगण्य मान लेते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ तो गैस का आयतन भी ये हो जाता है, उनमें उपस्थित अणुओं का आयतन भी ये रहा। अब आप बताओ इतनी सी में से मैं इतने से वो कैसे नेग्लिजिबल कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो इसके बराबर सही है। तो और आप कह रहे हो नगण्य मानो, नगण्य हो ही नहीं सकता, इसलिए आप नगण्य नहीं मान सकते। और दूसरी बात ये, जब ये इसके पास में आ रहा है तो इसको खुद को इतनी जगह चाहिए, ये अपने पास वाले को रिपेल करेगा, क्योंकि इसको 4 गुना जगह चाहिए अपने पास में घूमने के लिए। क्योंकि आपने क्या बोला कि गतिमान तो हमेशा रहेंगे, सीधी रेखा में भी गति करेंगे, पर अब अगर अणु पास पास आ गए तो ये एक दूसरे को रिटार्ड करेंगे, ये इसकी गति को जाने देगा क्या? आगे नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब इसको इतना आयतन तो इसका खुद का चाहिए जिसमें ये इधर जा सके, इधर जा सके, या इधर जा सके, या इधर जा सके, यहाँ जा सके, यहाँ एटलीस्ट ये अणु अपने चारों तरफ तो घूम सके, पर उतना भी इसको नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी आपको एक लाना पड़ेगा, वो V बराबर V - n भी होगा। ये लो, ये वान डेर वाल भी आ गया। तो यहाँ से वान डेर वाल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? वान डेर वाल इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या मिल गया? अब वान डेर वाल इक्वेशन मिल गई है। वो क्या थी? इसमें चेंजेस था तो P + n² / v², V - nb बराबर nRT। क्या मिला है? अब ये मिल चुका है, वान डेर वाल आ गया। अब वान डेर वाल ने क्या कहा था कि भैया अब आप हमारे क्रांतिक ताप से भी हमारे इनको क्या कर दो, रिलेशन बना लो। किससे? TC, PC और VC से भी रिलेशन बना दो। TC, PC, VC के रिलेशन याद है कुछ? कि भाई एक में तो 8a/27 RB, एक में कुछ a/27 B², एक में 3B। ऐसा ही कुछ था? ऐसा ही कुछ था कि नहीं था?
सब सही लिखे कि नहीं लिखे मैंने? ये देख लो, TC का क्या होता है 8/27 RB, A 27B², VC 3B होता है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक प्रेशर और क्रांतिक आयतन, ये भी इनके बीच में इन्होंने रिलेशन बना लिए थे। क्रांतिक ताप क्या था? वह ताप जिस पर दाब को कितना भी बढ़ा लिया जाए, दाब की कोई सी भी सीमा ले लें, पर गैस द्रवीकृत नहीं होगी। क्रांतिक ताप से कम ताप पर वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो जाए, वह क्रांतिक दाब कहलाता था। ठीक है, उनके ये रिलेशन बन गए थे, TC, PC और VC। मतलब किसकी टर्म में लिया आया था? A, B की टर्म में इनको लिया आया था, ये आ गया। पर तभी क्या हुआ, यहाँ तक आए, यहाँ तक वान डर वाल साहब को भी अच्छा माना गया, क्योंकि वान डर वाल साहब ने एक नई चीज़ दे दी। पर अब क्या लफड़ा हुआ? अब लफड़ा ये हो गया कि भाई जब देखा, नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि जो वान डर वाल साहब ने दिया है उसमें A और B जो है ना, वो तो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं। अगर गैस की प्रकृति पर निर्भर करेंगे तो जैसे जैसे गैसों में वेरिएशन आएगा, A और B में वेरिएशन आ जाएगा, और A और B तो कांस्टेंट ही नहीं रह पाएंगे। अगर A B कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो फिर इक्वेशन को मामला खराब है, इक्वेशन का फिर मामला खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ जैसे ही खराब हुआ, तब वान डर वाल साहब को बोला, तो वान डर वाल साहब ने क्या बोल दिया कि भाई अब तुम ऐसा करो कि इन्हीं के रिड्यूस्ड प्रेशर PR, TR और VR, ऐसा कुछ आप इनसे नई इक्वेशन बना लो। क्या बना लो? इनसे नई इक्वेशन बना लो। वो क्या थी? पाई 3/5 3/5 - 1 8 थीटा, ऐसा ही कुछ था। कहा कि भाई अगर मेरे A और B आपके प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं तो आप उन्हीं के रिड्यूस्ड प्रेशर, सम्मानित दाब, सम्मानित ताप व सम्मानित आयतन से उनको रिप्लेस कर दो। TR बराबर T/TC था ना, ऐसा। तो आपका TR बराबर TC, ये T, तो इसको आप ऐसे थीटा बोल दो, तो TC बराबर T। अब जो आपकी PV बराबर nRT वाली जो भी आपकी इक्वेशन है, उसमें पहले तो आपने क्रांतिक स्थिरांक को वो लिया ही था, उन क्रांतिक स्थिरांक को ये उनकी जगह ये लिख दो और फिर ये बना दो, आप ये लो। तो अब आप नई इक्वेशन बना दो। यहाँ से नई इक्वेशन ये आ गई थी, ठीक है, सम्मानित वाली। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ये रेड्यूस की वजह से है ना, तो अब 1 2 वान डर वाल 3 और ये वान डर वाल के बाद में TC PC वाली भी, और उसके बाद में ये सम्मानित अवस्था वाली भी, ये आ गई। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद में आपने पढ़े थे वेग। क्या पढ़े थे? RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, यही पढ़ा था। C ऑफ RMS जो क्या था? समीशन ऑफ NiCi का स्क्वायर अपॉन Ni, ऐसा ही कुछ था। हालांकि अपन जो लिख रहे थे वो तो यही लिख रहे थे, √2RT/m। ऐसा ही फिर इसके लिए भी लिखा, 8πRT/m। मोस्ट प्रोबेबल के लिए भी लिखा, MPV के भी लिए, मतलब अल्फ़ा, इसके लिए क्या लिखा था? √3RT/m। ये तो लिखा था। तीनों वेग रिलेशन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ऐसे कुछ MPV में, एवरेज में, रूट मीन स्क्वायर में, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर इसका एक ग्राफ भी बनाया। ग्राफ में क्या देखा था? सबसे ज़्यादा अणु कौन से, जिनकी सबसे ज़्यादा अणु जो यहाँ हैं, और वो कौन सी गति कहलाएगी या कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, उससे जैसी अब जैसे अगर आपका टेम्परेचर या वेलोसिटी जो भी बढ़ी, टेम्परेचर अगर अब बढ़ा तो C बार मिल जाएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी,
उसके बाद में आपको इसके नीचे कौन मिल जाएगा, CRMS मिल जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे कम अणु किसके मिलते हैं, CRMS के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा तो ये बहुत कम अणु होते हैं जो बहुत तेज़ गति रखते हैं, और बहुत कम अणु होते हैं जो बहुत कम गति रखते हैं, तो वो दोनों इधर और इधर है। पर तेज़ रखने वाले कम मिलेंगे, उससे कम एवरेज वाले मिलेंगे, पर सबसे ज़्यादा अणु किसके मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले। मतलब जो सबकी प्रायिकतम जो होगी वो इसी की मिलेगी। ये था, ये निकाल लिया था। उसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा था, और भाई ये भी निकाल लिया। इसके बाद आपने मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा था, जो कुछ PCDC था, PCDC बराबर 4 पाई, क्या था 4 पाई, आगे अजीब सा इक्वेशन था ना कुछ एक, 4 पाई m/2 पाई KT बाई 3/2 C स्क्वायर e⁻ MC²/2 KT, ठीक है, DC, ऐसा ही कुछ था, यही था। फिर इसको अपन ने dN/n बोला था, बाकी वही का वही रहा था। तो ये मैक्सवेल का वितरण वेग नियम था। कौन सा था? मैक्सवेल का वितरण वेग नियम था। यहाँ पर समझ गए, मैक्सवेल का वितरण वेग नियम, यही वाला वापस लिख दो। इसके बाद में क्या पढ़ा था, भाई मैक्सवेल के वितरण वेग के नियम के बाद तो आज जो पढ़ा है वही पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो ये चैप्टर कहाँ ख़त्म हो जाता है, यहीं ख़त्म। ओके।